नमस्ते। हम सब फूलों को देखते हैं, उनकी खूबसूरती को पसंद करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये फूल असल में प्रकृति के सबसे कमाल के, सबसे कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में से एक हैं? तो चलिए, आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की इस अमेजिंग जर्नी पर। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? एक तरह से ये हमारे सफर का रोड मैप है। सबसे पहले फूल को समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। फिर हम उसके मेल पार्ट्स यानी स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे। उसके बाद फीमेल पार्ट्स पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम को जानेंगे। फिर देखेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या-क्या बनता है। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो फाइनल प्रोडक्ट है, बीज, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक फूल का इंट्रोडक्शन। देखिए, फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते। असल में ये एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्पी पादपों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हब है, उनका मेन सेंटर है। जरा इस डायग्राम को देखिए, ये एक फूल का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, मतलब उसका अंदरूनी हिस्सा। अब इसमें आपको पंखुड़ी यानी पेटल्स और बाह्यदल यानी सेपल्स तो दिख ही रहे हैं, पर हमारा मेन फोकस है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। वो है पोमंग यानी एंड्रोशियम, जो कि मेल पार्ट है, और जायांग यानी गाइनोशियम, जो फीमेल पार्ट है। चलिए अब जरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो हमारा सेक्शन 2 है स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी। यही मिलकर पौधे का नर जनन अंग बनाते हैं। तो एक टिपिकल पुंकेसर या स्टेमन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ये जो लंबा पतला डंठल जैसा हिस्सा है, इसे कहते हैं फिलामेंट या पूतंतु। और इसके ऊपर ये जो टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये है एंथर यानी परागकोश। और हाँ, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण बनते हैं। अच्छा, तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें 2 खास बातें हैं। पहली, ये द्विपालित या बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें 2 लोब्स होते हैं। और दूसरी बात, ये द्विकोष्ठीय या डाइथीकस होता है, जिसका मतलब है कि हर लोब में 2 थैका यानी कोष्ठक होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 4 कोष्ठक। अब अगर हम एंथर की दीवार को देखें, तो इसमें बाहर से अंदर की तरफ 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स। ये जो बाहर की 3 लेयर्स हैं ना, इनका काम है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस, मतलब पराग कणों को बाहर निकलने में मदद करना। लेकिन जो सबसे अंदर वाली लेयर है टेपेटम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल उठता है कि ये टेपेटम इतना खास क्यों है? भाई, इसका काम है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को पोषण देना, एक तरह से उन्हें खाना खिलाना, और ये काम ये बहुत अच्छे से करता है। इसकी कोशिकाओं में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली 1 से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये पराग कण, ये माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। सीधी सी परिभाषा है, पराग मात्र कोशिका यानी पॉलन मदर सेल या पीएमसी से अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के द्वारा लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले है पॉलन मदर सेल। इसमें होता है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और इसका रिजल्ट क्या होता है? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी 4 माइक्रोस्पोर्स का एक क्लस्टर। फिर क्या होता है? जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, मतलब सूखता है, ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर ये डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स में यानी पराग कणों में। तो ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन नर युग्मकोद्भिद। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 प्रोमिनेंट लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली हार्ड लेयर है, उसे कहते हैं एक्साइन या बाह्य चोल, और जो अंदर वाली पतली कंटीन्यूअस लेयर है, वो है इंटाइन या अंतःचोल। अब एक्साइन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, और स्पोरोपोलिनिन ये अब तक का सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल माना जाता है। सोचिए, इस पर हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली, किसी का असर नहीं होता। आज तक ऐसा कोई एंजाइम भी नहीं मिला जो इसे डिग्रेड कर सके। कमाल है ना? तो मेल पार्ट्स की कहानी तो हमने समझ ली। अब बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। चलिए देखते हैं कि यहाँ कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो हमारा तीसरा सेक्शन है द पिस्टल एंड मेगास्पोरांजियम यानी स्त्री केसर और गुरु बीजाणुधानी। अब देखिए, जाइनेशियम यानी जायांग
अलग अलग तरह का हो सकता है। अगर उसमें सिर्फ एक ही पिस्टल है तो उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी। अगर एक से ज़्यादा हैं तो मल्टीकार्पिलरी। और जब एक से ज़्यादा होते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो आपस में जुड़े हुए होंगे, फ्यूज्ड होंगे, जिसे सिनकार्पस कहते हैं जैसे पेपावर में, या फिर वो फ्री होंगे एक दूसरे से अलग, जिसे एपोकार्पस कहते हैं जैसा मिचेलिया में होता है। और ये डायग्राम इस फर्क को एकदम क्लियर कर देता है। बाईं तरफ देखिए, पापावेर में पिस्टल्स फ्यूज्ड है, सिनकार्पस कंडीशन, और दाईं तरफ मिशेलिया में पिस्टल्स फ्री हैं, एपोकार्पस कंडीशन। तो अब एक सिंगल पिस्टल के पार्ट्स को देखते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। ये पॉलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। फिर है स्टाइल, ये लंबी पतली ट्यूब जो स्टिग्मा को नीचे ओवरी से जोड़ती है। और आखिर में है ओवरी यानी अंडाशय, जो फूला हुआ बेसल पार्ट है। याद है हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात की थी? वैसे ही फीमेल साइड पर होता है मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल MMC से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो अब मेल और फीमेल गैमीटोफाइट्स तैयार हैं, पर ये मिलेंगे कैसे? बस यहीं पर आता है पॉलिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चौथा सेक्शन, पॉलिनेशन यानी पराग का स्थानांतरण। तो पॉलिनेशन है क्या? बहुत सिंपल है। पराग कणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर होना ही परागण कहलाता है। ये एक क्रूशियल स्टेप है क्योंकि गैमीट्स को एक साथ लाना जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसके बाद क्या? इसके बाद बनता है इस पूरी प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट, द सीड। तो चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस अल्टीमेट आउटकम यानी बीज को समझते हैं। तो बीज के फायदे क्या हैं? भाई ये बहुत जरूरी है। देखिए, बीज की फॉर्मेशन ज्यादा डिपेंडेबल होती है। ये डिस्पर्सल के लिए मतलब नई नई जगहों पर फैलने के लिए बेहतर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज देता है। इसके अंदर यंग सीडलिंग्स के लिए फूड रिजर्व होता है। इसका हार्ड सीड कोट उसे प्रोटेक्शन देता है। और हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने की वजह से ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनाता है जिससे वेरिएशंस आती हैं। और हमारे लिए, इंसानों के लिए, बीज तो एग्रीकल्चर का बेस है। मैच्योर सीड्स की 2 खास बातें, डिहाइड्रेशन और डोमेंसी, इन्हें स्टोर करने के लिए परफेक्ट बनाती हैं। सोचिए, इसी वजह से हम बीजों को स्टोर कर पाते हैं, पूरे साल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगले सीजन में नई फसल उगाने के लिए भी रख पाते हैं। तो ये था फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टूर। उम्मीद है अब आपको ये पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए चलिए चैप्टर के कुछ की क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड करने में बहुत मदद करेंगे।